नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे सबसे पहले उस कैश की जो लगातार अर्पिता मुखर्जी के घर से मिल रहा है। पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से कैश मिल रहा है। देखिए किस तरीके से लगातार, आपको बता दें कि इससे सनसनी फैली हुई है कि जितने भी बार छापे मारे जा रहे हो उसमें कैश ही मिल रहा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से 2000 के नोट, 500 के नोट अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है। कई किलो सोना भी बरामद हुआ है पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी। और उसके बाद आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जब जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, मेडिकल चेकअप के लिए जब अर्पिता को ले जाया गया तो वो किस तरीके से रोने लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखिए, माँ मुझे शक्ति दो, यहाँ पर कह रही है। और ये देखिए किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी जो यहाँ पर रो रही थी, उसके बाद जैसे ही वो कार से निकली यहाँ से गिर जाती है और गिरने के बाद उनको उठाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से, माँ मुझे शक्ति दो। तो ये विजुअल्स हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी जो यहाँ से रो रही है क्योंकि अब ईडी कार्रवाई कर रही है और उनके घर से जिस तरीके से पैसा बरामद हो रहा है, मोटी रकम बरामद हो रही है, उसके बाद ये हालत यानी कि खस्ता हाल यहाँ पर नजर आ रही हैं अर्पिता मुखर्जी। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो नोटों की गड्डियां ईडी को मिलती हैं, उसके बाद इन गड्डियों का क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए नोटों की गड्डियों का क्या होता है ये आपको बताएंगे। किस तरीके से ये जो रकम होती है, जब्त रकम जिसको ईडी ले जाती है, जब्त रकम को ईडी ले जाती है, ये आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। इस रकम को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। साथ ही साथ ये ग्राफिक्स दिखाइए, लिफाफे में रखते भी हैं, उसे सील बंद लिफाफे में रखते हैं जो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। साथ ही आपको बता दें बाकी की जो रकम होती है उसको सरकार को यानी कि केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। जो कोर्ट के सामने पेश की जाती है उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है और बाकी की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है। इसके बाद ईडी क्या करती है ये आपको बताएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नोटों की गड्डियों का क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। बाकी रकम जो होती है केंद्र सरकार के खाते में, जल्दी चलाइए, जब्त की गई चीजों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, सामान से संबंधित व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब यह हस्ताक्षर पंचनामे के बाद जो जब्त सामान होता है वो केस प्रॉपर्टी बन जाता है। ये आपको कोर्ट तय करता है कि इसके बाद रकम का क्या होगा। कोर्ट फैसला लाता है और उसके बाद तय करता है कि क्या होगा। आरोप साबित होने पर रकम जो होती है वो सरकार रखती है। तो देखिए किस तरीके से ये जो गड्डियां होती हैं उनका क्या होता है ये हमने आपको बताया, किस तरीके से इन गड्डियों को ईडी ले जाती है। अब आपको बताते हैं कि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में कैसे हुई है, ये आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि ईडी की एंट्री कैसे हुई है। देखिए मई में ईडी ने जांच शुरू की। जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई में पार्थ के ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में अर्पिता की प्रॉपर्टी के दस्तावेज ईडी को मिले। पार्थ के घर पे जो छापेमारी हुई थी उसके समेत 14 जगहों पर छापेमारी हुई थी। ईडी ने जांच का दायरा इसके बाद बढ़ाया, अर्पिता के फ्लैट पर छापेमारी की और अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ कैश मिला, 60 लाख की विदेशी करेंसी मिली, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले और अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। छापेमारी में कई करोड़ कैश और सोना भी मिला। तो यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ किस तरीके से ईडी की एंट्री हुई और आज जो सच है वो सबके सामने है। और इस कैश फ्लो का रहस्य अभी और कितना गहरा है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि इस तरीके के कई घर हैं जहां पर इससे भी ज्यादा भारी मात्रा में कैश जो है बरामद हो सकता है और यह आंकड़ा जो है वो 100 करोड़ तक जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या राज उगलेंगी अर्पिता मुखर्जी? अर्पिता फूट फूट कर क्यों रोई?
पार्थ चैटर्जी भी बदल रहे हैं सुर। कैश लोग के रहस्य की परतें हर दिन खुल रही हैं। लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। उधर भारी मात्रा में कैश बरामद हो रहा है। इधर पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी लगातार इस कैश लोग के माया जाल में फंसते जा रहे हैं। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के नाम से कई घरों से लगभग 50 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में अब बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, टीएमसी मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल। इधर अर्पिता काफी खस्ताहाल और डरी हुई नजर आ रही है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी को आज अदालत ने अनिवार्य जांच के लिए कोलकाता के एक अस्पताल भेजा, जहां जबरन ले जाने से पहले उन्होंने कार से बाहर निकलने से इनकार किया और रोते हुए इसका विरोध किया। देखिए अर्पिता कैसे फूट फूट कर रोने लगी और अंदर जाने से मना करने लगी। यहाँ तक कि इस दौरान वो गिर भी गई। अर्पिता मुखर्जी को अदालत के आदेश के अनुसार हर 48 घंटे में मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बताया है कि बरामद की गई पूरी रकम पार्थ की ही है। यही नहीं, अर्पिता का कहना है कि मंत्री उसके घर को मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे और पूरी रकम को कमरों में बंद रखा जाता था। ममता बनर्जी की सरकार में 3 विभागों के मंत्री और टीएमसी दिग्गज नेता रहे पार्थ चैटर्जी भी अब डरे हुए नजर आ रहे हैं। पार्थ ने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के पैर गिरने से चोटिल हो गए हैं। उन्हें व्हीलचेयर पर अस्पताल के अंदर ले जाते हुए देखा गया है। बहरहाल पार्थ चैटर्जी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है और उन्हें आज चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं बीजेपी ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। हमने देखा कि पार्थ चैटर्जी की अरेस्ट होने के बाद से ममता बनर्जी बहुत सारे मंच पर गया, प्रोग्राम भी कर रहे हैं और सीधा केंद्र सरकार को निशाना कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि क्यों इतना, क्या तदंत होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसमें डरने का क्या बात है? क्यों ममता बनर्जी बार बार मंच पे खड़ा होकर बार बार जोर शोर से केंद्र की ओर निशाना दाग रही है? मुझे लगता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई निर्दोष है तो वो कोर्ट में, अदालत में प्रमाणित हो सकता है। ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि ईडी की एंट्री के साथ ही पार्थ और अर्पिता के अलावा और भी कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। ईडी ने इस मामले में मई में जांच शुरू की थी। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों पर छापेमारी के दौरान बेहिसाब कैश बरामद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बता दें कि भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई, जमकर बवाल हुआ और जब वहां मौजूद पुलिस वालों ने इस बवाल को रोकने की कोशिश की तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए। दिग्विजय सिंह ने पहले पुलिस वालों से धक्का मुक्की की और इसके बाद उनके हाथ पुलिस वालों के गिरेबान तक पहुंच गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये दिग्विजय सिंह जिनको आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिसकर्मी तमाम मौजूद है और किस तरीके से दिग्विजय सिंह यहाँ पर उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये देखिए, ये दिग्विजय सिंह का हाथ है जो सर्कल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्विजय सिंह यहाँ पर गिरेबान पकड़ लेते हैं पुलिसकर्मी का, यानी कि कानून का माहौल उड़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह यहाँ पर ये देखेंगे, दिग्विजय सिंह का हाथ है, ये गोल घेरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह उनका हाथ और ये पुलिसकर्मी जिनके गिरेबान को दिग्विजय सिंह ने पकड़ा है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने गिरेबान को पकड़ा है। तो आप समझिए, इन तस्वीरों को देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने किस तरीके की हरकत की है। कानून का भी उन्हें डर नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरीके की हरकत बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। अब आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह का विवादों से क्या क्या नाता रहा है, कितने विवाद उनके
उनके सर लगे हुए हैं। देखिए बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बता चुके हैं दिग्विजय सिंह। आतंकी ओसामा को ओसामा जी बोल चुके हैं दिग्विजय सिंह। महिला सांसद को 100 टन माल भी कह चुके हैं। सरस्वती शिशु मंदिर को नफरत की फैक्ट्री भी कह चुके हैं। साथ ही साथ अब एक बार फिर से पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा है। सवाल ये कि दिग्विजय सिंह आखिर इस तरीके से क्यों करते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन शालीनता के नाम पर दिग्विजय सिंह जो हैं उनका विवादों से इसी तरीके से नाता रहा है, इसी तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं, बड़बोलापन उनका नजर आता रहा है और इस बार तो हद ही कर दी, यानी कि पुलिस वाले का कॉलर तक दिग्विजय सिंह ने पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। तस्वीरें कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की थी, जो पुलिस वालों से बीच सड़क पर भिड़ते नजर आए। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान न सिर्फ वर्दी का अपमान किया, बल्कि खाकी की मर्यादा को भी तार-तार कर दिया। पुलिस वालों से झड़प के दौरान दिग्विजय सिंह का हाथ एक पुलिस वाले के गिरेबान तक पहुंच गया। दिग्विजय सिंह पुलिस वालों से ऐसा उलझे, उन्हें ना तो कानून की फिक्र रही और ना ही खाकी के सम्मान का ख्याल रहा। वो खुद भी इस बात को भूल गए कि वो उसी प्रदेश की पुलिस का अपमान कर रहे हैं जिस प्रदेश के वो 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन सत्ता गई तो वो शायद सम्मान करना भी भूल गए। इस विवाद की शुरुआत हुई भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा समेत तमाम नेताओं ने भारी हंगामा किया और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। खबरें हैं कि मंत्री भूपेंद्र सिंह कुछ सदस्यों को अपनी गाड़ी में लेकर पहुंचे थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक लिया। हालांकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेस नेताओं को चकमा देकर अंदर घुस गए। इसे लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। रामेश्वर शर्मा को बाहर निकालने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की धक्का मुक्की हो गई। दिग्विजय सिंह के हाथ कानून के रखवालों के गिरेबान तक पहुंचे तो इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। अब हारे तो कह रहे हैं प्रशासन का दुरुपयोग किया। अरे वोट डालने लोग जा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं के व्यवहार पे। पूर्व मुख्यमंत्री और कलेक्ट्रेट के गेट पर खड़े दरवाजा हिला रहे हैं, वोटर जाने से रोक रहे हैं। ये बौखलाहट का प्रतीक है उनकी। ये कौन सी मानसिकता है कांग्रेस की? भाई वोटर वोट डाल रहा है, कोई प्रशासन वोट डाल रहा है क्या? लेकिन हारना है तो हारने के पहले भूमिका बना लो। प्रशासन का दुरुपयोग कर दिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि नियमों के मुताबिक काम नहीं हुआ और मंत्री और विधायकों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी को कांग्रेस की गुंडागर्दी करार दिया। कमलनाथ जी कहीं विदेश में यात्रा पर हैं या कहीं दक्षिण में घूम रहे हैं तो दिग्विजय सिंह पर प्रेशर आ गया है, तो इसके बारे में आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा अपने दल में उतारिए, अपने लोगों पर उतारिए जिनके कारण से आप चुनाव हारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की घटना करना, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। दिग्विजय सिंह भले ही पूरे मामले में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हो, भले ही शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हो, लेकिन सवाल ये कि उनको पुलिस वालों की वर्दी पर हाथ डालने का हक किसने दिया? पुलिस वालों से बदसलूकी का हक किसने दिया? उन्होंने खाकी पर हमला क्यों किया? ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के गिरेबान पर दिग्विजय सिंह ने हाथ क्यों डाला? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर मॉनसून सत्र का 12वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपमान विवाद को लेकर नारेबाजी और हो हल्ला शुरू हो गया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 1 अगस्त
सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इस बीच गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे निलंबित सांसदों का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन इनका चिकन विवाद सामने आ गया, जिस पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Please, everyone, please calm down. Please go back to your seat, members. कृपया बैठ जाइए. Please, इस तरह से प्ले कार्ड लेकर आना, हंगामा करना वेल में सही नहीं है. सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए. सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए. माफी मांगने के बदले वो लड़ाई पर उतारूं। क्या इस व्यवहार के लिए स्मृति ईरानी माफी मांगेगी? चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो, बस एक बार चूक किया। बंदूक से निकली गोली और जबान से निकली बोली कभी वापस नहीं होती। एक बार जो शब्द निकल गए वो निकल गए, फिर आप लाख सफाई दो, लाख दलील दो, इसका कोई फायदा नहीं होता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया गया एक विवादास्पद बयान अब कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। अधीर इस मामले में कितनी भी सफाई दें, लेकिन बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग पर डटी हुई है। हालात ये हैं कि इस विवाद की वजह से संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 12वें दिन दोनों सदनों में बैठक शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपमान विवाद को लेकर नारेबाजी और हो हल्ला शुरू हो गया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन इसके बाद कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो नतीजा वही रहा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अधीर के बयान पर जो बवाल मचा वो संसद के बाहर भी जारी रहा। बीजेपी ने राष्ट्रपति के अपमान पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया और सोनिया गांधी को अधीर पर एक्शन लेने की सलाह दी। कितना बड़ा अपराध किया है, कितनी बड़ी गलती करी है इन्होंने, इसका इनको अभी भी एहसास नहीं है। कल सोनिया जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, सोनिया जी का लैंग्वेज देखिए, मैं वहीं खड़ा था। यू डोंट टॉक टू मी, क्या है मतलब? अभी तक आप राहुल गांधी के हारने से स्मृति ईरानी पे गुस्सा हो? एक देश की महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं आपके नेता, इसका समीक्षा करेंगे इस शब्द का अर्थ क्या होता है? और ऐसी स्थिति के बावजूद भी आप अपने नेता को, आपको तो फर्स्ट आवर में आपको कोई कड़ा बयान देना चाहिए था उनके लिए कि बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने आखिरी कील ठोक दी है अपने पूरे बनावट में, जहां से इनको नष्ट होना है। बीजेपी के निशाने पर सोनिया गांधी आई तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर बयान पर अपनी गलती को माना, लेकिन बीजेपी पर बेवजह सोनिया गांधी को घेरने का आरोप लगा दिया। सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। इस बीच महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दावा किया कि उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन पर कार्रवाई की मांग की। मैंने सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी है और लिखा है विपक्ष नेता सदन के पद से अधीर रंजन चौधरी को हटाने के संबंध में। वहीं संसद में हंगामे को लेकर निलंबित सांसदों का धरना भी खत्म हो गया। ये बुधवार से गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे थे। इन सांसदों का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन इनका चिकन विवाद सामने आ गया। इस पर एक नया बखेड़ा अब खड़ा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि सांसद प्रदर्शन के नाम पर पार्टी कर रहे थे और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खा रहे थे। गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। चिकन पर
विवाद बढ़ा तो धरने में शामिल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चिकन खाए जाने के आरोपों को सिरे से नकार दिया और प्रहलाद जोशी से इस्तीफे की मांग की। अगर हम में से किसी भी सांसद ने ऐसी कार्रवाई की कि गांधी जी के प्रतिमा के पास चिकन खाया, तो सबसे पहला फेलियर किसका है? देश के संसदीय कार्य मंत्री। सदन की भी जो परिसर है उसको भी देख नहीं पा रहे हैं कि गांधी जी का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी अगर घटना हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अधीर रंजन के बयान पर जो घमासान शुरू हुआ वो अब चिकन विवाद तक पहुंच चुका है। पक्ष विपक्ष के बीच रोज नए मुद्दों पर सियासी लड़ाई जारी है। इसकी वजह से संसद में हंगामा हो रहा है, उसका सीधा असर कार्यवाही पर पड़ रहा है। नतीजा ये कि हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में बड़ी बात ये कि सिर्फ एक दिन की कार्यवाही में ही करोड़ों का खर्चा आता है। ऐसे में सत्र के दौरान सदन का स्थगित होना न सिर्फ करोड़ों की बर्बादी है, बल्कि हंगामे की वजह से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो पाती। सवाल ये कि विपक्ष कभी विवादित बयान तो कभी चिकन विवाद जैसे मुद्दों को हवा देकर सदन को चलने क्यों नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।